मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। ISPK, I फॉर इंडो ग्रीक, S फॉर शक, P फॉर पहलव एंड K फॉर कुषाण। तो सबसे पहला आक्रमणकारी इंडो ग्रीक आता है। इनका क्षेत्र हिंदकुश पर्वत के समीप का बैक्ट्रिया था, इसलिए इसे बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। प्रथम चरण में डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना कर दी। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। अगला शासक मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पनव में भी है। द्वितीय चरण, इसमें यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक अंतिताल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवद्र के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा यानी कि वेशनगर में गरुड़ध्वज अभिलेख बनवाया। ये किसी भी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख था, गरुड़ध्वज अभिलेख। हिंदू यूनानी की विशेषता क्या क्या थी? ये यवन से आकर भारत में बस गए थे, इसे हिंदू यूनानी कहते हैं। काली मिर्च बहुत पसंद थी, इसे काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। इन्होंने भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के चलाया। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना का प्रारंभ किया। इसके बाद आता है शक वंश। इसे सीसियन वंश भी कहते हैं। 90 BC में इसका उदय हुआ। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था और शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। कंधार जो कि अफगानिस्तान में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, मथुरा यूपी में है, उज्जैन चेष्टक यशोमती कहते थे और नासिक महाराष्ट्र में, और उस टाइम उसे भूमिका कहा जाता था। मथुरा के राजू शक को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया। नासिक का शासक नापान ने सातवाहन गोमतीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथंबी से मिले सिक्के से मिलते हैं। इसके एक साइड गौतमीपुत्र सतकर्णी और दूसरे साइड नापान का चित्र है। इसमें सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था, और इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की भी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन ने इस झील का जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। हाँ, एक ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप देवनागरी है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं, और कैलेंडर की दुनिया में
ग्रेगोरियन कैलेंडर यह मुख्यतः सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही आज का समय निर्धारित की जाती है। अब विक्रम संवत जो हमने पीछे पढ़ा था, मालवा शासक विक्रमादित्य 4 ने 57 BC में प्रारंभ किया। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। ठीक, विक्रम संवत के अनुसार आज के डेट में 57 वर्ष आगे जोड़ दिया जाए। ठीक, शक संवत इसको कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर की 78 ईस्वी बाद आया, इसमें से माइनस करना है। ठीक, देखिए विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर वर्ष 11 वर्ष पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल के बाद शक संवत में अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। अब आता है पहलव वंश। ये ईरान, फारस, पारसिया के थे, जिस कारण इनसे पार्सियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। इस वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंदोफर्मिस था, जिनका पाकिस्तान के तख्त ए बड़ी अभिलेख है। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। अब आता है कुषाण वंश। यह मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया यूची कबीला के 5 भागों में बटा था। इसी 5 भाग में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। अगला शासक विम कटफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था और यह शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इन्होंने ही 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंदूस को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, चुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखा। ये वेद यानी डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है, अतः इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बट गया। कनिष्क महायान को मानता था। महायान बौद्ध धर्म का एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने का आभूषण पहनते थे तथा मांस खा सकते थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह और महाराष्ट्र का सोपड़ा बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। प्रीपियल्स ऑफ द एर्थियन सी, जिसके राइटर का नाम पता नहीं है, इनसे जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता है। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई और इसी के समय अरब का नाविक हिप्पोकस ने मानसून की खोज की। एक रेशम मार्ग था जिससे व्यापार होता था, जिसको सिल्क रूट कहते थे। ठीक, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था और इस पे कनिष्क का अधिकार था। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। ठीक, रेशम मार्ग पे होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी योग नहीं है, जिस कारण छोटे छोटे सामंत अलग हो जाते हैं। इस वंश के अंतिम शासक वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के शासक ने आगे चलकर सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। वास्तुकला या मूर्ति निर्माण कला।
गांधार कला शैली, इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। इससे मिश्रित शैली भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूनानी, मौर्य और सुंग काल की कलाएं भी शामिल हैं। इस कला में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की है गांधार कला में। इस शैली में मूर्तियां काले पत्थर की होती है। उसके बाद है मथुरा कला, इसे शुद्ध देसी शैली भी कहते हैं। इसमें भी मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी है, किंतु इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। एक है अमरावती शैली, इसका विकास आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल में हुआ। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है।